हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम मध्यकालीन भारत से आपके लिए मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उससे संबंधित एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जो सेक्शन है हिस्ट्री के लिए मिडिएवल ऑप्ट किया है उनके लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होगा कि मुगल काल से जुड़ा हुआ जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देख लें। इसके पहले मैंने अकबर से जुड़ा हुआ उसकी धार्मिक नीति, राजपूत नीति आप तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा सूफिज्म से जुड़ा हुआ भी वीडियो हम आप तक पहुंचाए हैं जो बहुत स्कोरिंग है क्योंकि अमूमन लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। खैर, तो इसी क्रम में आज हम लोग मुगल मनसबदारी व्यवस्था को देखने का काम करते हैं। इससे हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था थी क्या, या फिर इस मनसबदारी व्यवस्था ने मुगलों को कैसे फायदा पहुंचाया, या फिर इस मनसबदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य के पतन में क्या कुछ रोल प्ले किया। ये सारी बातें इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और मुगल मनसबदारी व्यवस्था को समझने का काम कीजिए। कुछ बातें हम लोग जान लें यहाँ पर कि मुगलों के समय में मनसबदारी व्यवस्था 1577 में अकबर के द्वारा लाया गया था और मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। हालांकि ये जो विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था जिसको कि हम लोग मनसबदारी कह रहे हैं, ये अकबर का कोई मौलिक सोच नहीं था, बल्कि मंगोलों से प्रेरित होकर के या मंगोलों के जो दशमलव पद्धति पर उनकी जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी, जिसको कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी एडॉप्ट किया था, तो मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर ही इनका जो मनसबदारी व्यवस्था था वो आधारित था। तो ये कोई मौलिक सोच नहीं है और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार होता था। मनसब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पद या पदवी। इसका मतलब ये हुआ कि मनसबदारी व्यवस्था में मुगल प्रशासन में जुड़े हुए जो लोग थे उनका पद या पदवी समझ में आता था, उनके पद या पदवी की जानकारी मिलती थी। जिसको जितना ऊंचा पद होता था सरकारी महकमे में, पद सोपान में, वो उतना ऊपर होता था और उसी के आधार पर उसका वेतन भी निर्धारित होता था। तो मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन से संबंधित थी और इसमें प्रशासन के सभी प्रकार के अधिकारी शामिल होते थे, चाहे उसमें अमीर वर्ग हो, उनके सैन्य अधिकारी हो या फिर उनके नौकरशाह हो। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में ये सब लोग मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थे। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज क्रिएट की गई थी और दिए जाने वाले जो मनसब जो था ये पद था और जिसको ये पद मिलता था वो कहलाता था मनसबदार। जब इस व्यवस्था से मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था तो वो नकदी कहलाता था, मतलब कि नकदी मनसबदार। और जिनको नगद वेतन के स्थान पर भूखंड दी जाती थी जिसको कि मुगल काल में जागीर कहते थे, तो भूखंड प्राप्त करने वाला मनसबदार जागीरदार कहलाता था। तो इस व्यवस्था में मुगल प्रशासन से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे उन तमाम लोगों को इस मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने शामिल करने का काम किया था और पद के आधार पर उनका वेतन निर्धारित होता था। इसका मतलब यह भी हुआ कि यहां पर इस व्यवस्था से उनके कार्य का कोई निर्धारण नहीं होता था। मनसबदारी व्यवस्था से उनके कार्य के प्रकृति का निर्धारण बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि किसी भी मनसबदार को किसी भी समय में कोई भी कार्य दिया जा सकता था, चाहे उनको आर्थिक कार्य दे दिया जाए, प्रशासनिक कार्य दे दिया जाए या फिर सैन्य संबंधी कार्य प्रदान किया जाए या फिर न्यायिक कार्य दिया जाए। ये सभी प्रकार के कार्य उनको जो मनसबदारी व्यवस्था में शामिल थे उनको दिया जा सकता था। तो
इसका मतलब हुआ कि मनसब दिए जाने से उनके किसी निश्चित कार्य का कोई भी जानकारी नहीं मिलता था, क्योंकि इस व्यवस्था में अकबर कभी भी किसी को कोई भी काम सौंप सकता था, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता रखा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 66 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहार में 33 प्रकार के मनसब ही अकबर के काल में दिए गए। जो सबसे छोटा मनसब था वो 10 का था, और जो सबसे बड़ा मनसब होता था वो होता था 10,000 का। जिसमें से जो शाही परिवार से, राज दरबार से संबंधित लोग थे, इनको इस मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 5,000 से ऊपर का मनसब या पद प्रदान किया जाता था। तो 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख है, लेकिन व्यवहार में 33 प्रकार के ही मनसब दिए जाते थे। सबसे छोटा मनसब अकबर के समय में 10 और सबसे बड़ा 10,000 का था, और शाही परिवार के लोगों को 5,000 या उससे ऊपर का मनसब प्रदान किया जाता था। मनसबदारी जो व्यवस्था थी, इसमें जिन लोगों को भी शामिल किया जाता था, उसके लिए योग्यता और उनकी जो क्षमता थी, ये सबसे बड़ा आधार होता था, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन था, योग्यता और क्षमता। तो योग्यता और क्षमता के आधार पर ही इस प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों को पद या पदवी दिया जाता था। तो जब योग्यता और क्षमता के आधार पर यह पद दिया जाता था, तो इसका मतलब यह हुआ कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। मतलब हर वो व्यक्ति इस व्यवस्था में शामिल हो सकता था जो योग्यता और क्षमता रखने का काम करता हूं। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों को नियुक्त करने का, उनको पदोन्नत करने का या उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर, ये पूरा का पूरा जो कार्य होता था, ये सब बादशाह के अधीन होता था। मतलब बादशाह को यह पावर था कि किसी व्यक्ति को मनसबदारी व्यवस्था में नियुक्त कर ले, आवश्यकता अनुसार उसकी योग्यता और क्षमता से उसको पदोन्नति दे, या अगर आवश्यकता हुई तो उसको स्थानांतरित कर सके। ये सारा कार्य जो था, ये बादशाह ने अपने हाथ में ले रखा था। इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं तो बादशाह को खुश करने के लिए कि उनकी पदोन्नति हो, उनका सही जगह पर स्थानांतरण हो, ठीक है, इस व्यवस्था में उनको नियुक्त किया जाए, तो जो भी प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे वो बादशाह को खुश करने के लिए अच्छा कार्य करते थे, और अच्छे कार्य के बदौलत अच्छे पद प्राप्त करने की लालसा रखते थे, उम्मीद रखते थे। और इसके कारण से क्या होता था कि मुगलों की जो सैन्य व्यवस्था थी ये बेहतर हो जाती थी, और इसका लाभ मुगलों को मिलता था। अकबर ने मनसबदारों के 3 स्तर निर्धारित किए थे। 3 स्तर के मनसबदार उसने शुरुआती दिनों में तैयार किया। पहले श्रेणी में वैसे मनसबदार आते थे जो 10 से लेकर के 500 के बीच होते थे। तो 10 से लेकर के जो 500 के बीच के मनसबदार होते थे, इनको वास्तव में मनसबदार ही कहा जाता था। ठीक है, मतलब इतना मनसब पाने वाले 10 से लेकर के 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले, ऐसे लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मनसब संख्या नीचे है, 10 से 500, तो ये मनसबदार कहलाएंगे। दूसरा, वैसे लोग थे जो 500 से लेकर के 2500 का मनसब प्राप्त करते थे, इनको अमीर कहा जाता था। ठीक है, और जो तीसरी श्रेणी के मनसब प्राप्त करने वाले थे, उनको 2500 से ऊपर का मनसब प्रदान किया जाता था, और इनको अमीर ए उमरा कहा जाता था। तो अकबर ने ये 3 स्तर के
मनसबदार तैयार किए थे। 10 से 500 मनसब वाले मनसबदार कहलाएंगे, 500 से 2500 वाले अमीर कहलाएंगे, और 2500 से ऊपर वाले अमीर ए उमरा कहलाएंगे। यहां तक याद रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना दूर तक वापस आपको एक बार रिवाइज करा दे ताकि आपको आसानी से ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण था, एक विशिष्ट पहचान थी, जिसको कि 1577 में अकबर ने शुरू किया था। यद्यपि अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये कोई मौलिक नहीं थी, क्योंकि इसको अकबर ने मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव पद्धति से सीखने का काम किया था। ये एक ऐसे मनसबदारी व्यवस्था, एक ऐसे सामूहिक वर्ग का नाम था जिसमें कि सभी अमीर वर्ग के लोग, सभी नौकरशाह, सभी सैन्य अधिकारी शामिल होते थे। तो ये एक सामूहिक शब्द था जिसमें कि सभी प्रकार के लोग शामिल होते थे। मनसब का अर्थ मैंने बताया कि पद या पदवी होता है, प्रतिष्ठा होता है। इस व्यवस्था में जो सरकारी पद सोपान होता था, दिए जाने वाले मनसब के आधार पर इस सरकारी व्यवस्था में उनका कद या फिर उनका पद समझ में आता था, और जितना जिसको अधिक मनसब मिलता था वो पद व्यवस्था में, इस हायरार्की में, प्रोटोकॉल में उतना ही ऊपर माना जाता था। लेकिन मनसबदार व्यवस्था या मनसबदारी ये उनके किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट कार्य को करने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि किसी भी मनसबदार को कभी भी किसी भी काम पर लगाया जा सकता था, चाहे वो आर्थिक हो, प्रशासनिक हो, सैनिक हो, न्यायिक हो। जिनको नकद वेतन मिलता था इस व्यवस्था में वो नकदी मनसबदार, जिनको नकद वेतन के स्थान पे जमीन दी जाती थी, जमीन को जागीर कहते थे, और वैसे मनसब प्राप्त करने वाले जागीरदार कहलाते थे। किसी भी मनसबदार की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण ये सब कुछ बादशाह पर निर्भर था। योग्यता को महत्व दिया जाता था। अबुल फजल के अनुसार 66 मनसबदार थे, व्यवहार में 33 दिए गए। अकबर के समय में सबसे छोटा 10, सबसे बड़ा 10,000 का। शाही परिवार के लोगों को 5,000 से ऊपर का मनसब मिलता था। और फिर मैंने ये 3 श्रेणी लास्ट में बताई कि 10 से लेकर के 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाएगा। 500 से 2,500 तक का जिनको मनसब मिलेगा वो अमीर कहलाएगा, और 2,500 से ऊपर वाला अमीर ये उमरा कहलाएगा। यहां तक बात मैंने आपको बता दी थी। अब उससे आगे बढ़े। मनसबदारी व्यवस्था की एक विशेषता थी जाब्ती। जाब्ती मतलब कि जब्त कर लेना। इस व्यवस्था के तहत ऐसा प्रावधान था कि अगर किसी मनसबदार की मृत्यु हो जाए तो उसके मृत्यु के बाद उसकी सारी जो चल और अचल संपत्ति होती थी वो सारा जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, मतलब मनसबदार के मृत्यु के साथ ही उसकी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि मनसबदारी व्यवस्था कोई आनुवांशिक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, आनुवांशिक व्यवस्था नहीं थी। और यहां पर एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये भी जान लें कि अकबर ने इस जाब्ती व्यवस्था को ये सोच करके प्रारंभ किया था कि चूंकि मनसबदारों को ये पता होगा कि उनके मृत्यु के साथ ही उनकी सारी चल और अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो उनको जो बादशाह की ओर से, राज्य की ओर से वेतन मिलेगा, वो मनसबदार उस वेतन का इस्तेमाल अपने सैनिकों के सुख सुविधा पर करेंगे, उन्हें अच्छे अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अकबर का ये जो सोच था तो बहुत बढ़िया, बहुत दूरदर्शी सोच था कि उनको पता है कि मरेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अपने जीवन काल में मनसबदारों ने जो पैसा मिलता था उनको राज्य की ओर से उस पैसा का अपने सैनिकों पर तो नहीं, अपने व्यक्तिगत भोग विलास पर खर्च किया, जिस कारण से जाति का लिटरली किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। तो खैर, जाति भी इसकी एक प्रमुख विशेषता थी और इसको रखने के पीछे अकबर का सोच भी मैंने बता दिया।
अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष मतलब कि 1574 में 18th ईयर, ठीक है, 1574 में मनसबदारी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से दाग बहाली की प्रथा शुरू की। दाग बहाली की प्रथा के तहत प्रत्येक मनसबदार के द्वारा जो घुड़सवार सैनिक रखे जाते थे, जो घोड़ा रखा जाता था, उस पर शाही निशान के साथ साथ मनसबदारों के अपने जो विशिष्ट निशान होते थे वो निशान लगाया जाता था, ताकि परेड के समय में जो आमतौर पर होता था कि बढ़िया घोड़ा के स्थान पर नकली घोड़ा मतलब कि टट्टू और खच्चर दिखा दिया गया, खास करके ये बातें कमजोर शासकों के समय में होती थी। तो दाग बहाली के माध्यम से इस तरह के करप्शन को रोकने का प्रयास किया गया और इसके तहत सभी जो सैनिक थे उनके द्वारा रखे जाने वाले जो घोड़े थे उन सब का हुलिया और उनका नाम पता मतलब पूरी जानकारी इसके तहत अकबर ने कलेक्ट करने का काम किया। 1595 में मतलब ऑलमोस्ट अपने जीवन के अंतिम समय में 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, आप सब जानते हैं। अकबर ने 1595 में मनसबदारी व्यवस्था में कुछ नयापन लाने के उद्देश्य से, या यूं कहे कि मनसबदारी व्यवस्था को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया और उनको जात और सवार ये व्यवस्था उसने शुरू किया 1595 में, ठीक है। उद्देश्य ये था कि वैसे सैनिक जो कम मतलब सैनिक रखते हैं या जो सैन्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं उनका वेतन को कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने जात और सवार की जो व्यवस्था है या इसका जो वर्गीकरण है ये 1595 में शुरू किया। अब जात क्या है, सवार क्या है, इस बात को लेकर के आमतौर पर विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी है, मतलब इस पर अलग अलग विचार है। लेकिन सामान्य रूप से जात का अर्थ मनसबदारों के पद या पदवी से है, मतलब कि इस व्यवस्था में वो कहां है ये जात से समझ में आता था। मतलब इस रूप में हम लोग बात करें तो ये मनसबदारी का ही एक पर्यायवाची शब्द की तरह था, जात, जिससे उनके पद और पदवी की जानकारी होती थी। जबकि सवार का मतलब हुआ है कि इस मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सेना की संख्या। तो ये जो घुड़सवार सशस्त्र सैनिक होंगे, सवार के तहत इस मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिक की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो जात और सवार शुरू किया, रीजन सिर्फ यही था कि ऐसी व्यवस्था से जो लोग कम सैनिक रखते हैं उनका वेतन कम किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने वैसे मनसबदारों को जो कि 5000 से कम के मनसबदार थे, ये माइनस दिए मतलब लेस देन 5000, ऐसे मनसबदार जो 5000 से कम संख्या या कम पद वाले थे उनको भी अकबर ने 3 श्रेणी में बांटा। प्रथम श्रेणी, शॉर्ट में लिख दें सेकंड और थर्ड, ये 3 श्रेणी में अकबर ने जात और सवार को माना। जो प्रथम श्रेणी के मनसबदार थे, 5000 से नीचे वालों के लिए यह काम किया गया है। 5000 से नीचे के मनसबदारों के लिए अकबर ने 3 श्रेणियां बनाई। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वैसे, एक मिनट, जात सवार, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वैसे मनसबदार थे जिनको कि जात के बराबर सवार रखना होता था। तो मान लीजिए कि 5000 तक का ही है, 5000 या 5000 से नीचे, तो 5000 का जात, जात मतलब पद, मैंने पहले बताया। तो अगर कोई 5000 का जात वाला मनसबदार है तो उसको उतना ही सवार मतलब कि 5000 ही सवार रखना होगा। 5000 जात बराबर 5000 सवार, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में वैसे मनसबदार आए जो ये 5000 का जात,
इनके लिए व्यवस्था था कि निर्धारित जात के आधे मतलब कि 2500 और उससे ज्यादा का सवार रखेंगे। द्वितीय श्रेणी में वैसे मनसबदार थे जो जात की संख्या का आधा या उससे ज्यादा का सवार रखेंगे। तो जात हम लोग कॉमनली मान के चल रहे हैं कि 5000 है, तो 5000 का जात है तो द्वितीय श्रेणी में आ रहा है, तो इसके आधे से अधिक मतलब कि 2500 और उससे ऊपर का सवार उसको रखना होता। जबकि तृतीय श्रेणी फिर यहां पर कॉमनली हम लोग 5000 ही मान के चले, तो इसमें था कि जात की संख्या का आधे से कम, ये माइनस में लगे हैं, इतना सवार इनको रखना होता था। तो जात और सवार की व्यवस्था अकबर ने 1595 में मनसबदारी व्यवस्था के तहत करने का काम किया। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये पाते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने यह काम किया। जो भी मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किए गए उन सभी मनसबदारों को चूंकि अच्छा वेतन मिलता था, उनका सैलरी काफी ऊंचा था, 28,000, 29,000, 30,000, ये अलग अलग श्रेणी के जो मनसबदार थे उनको वेतन जो था वो भारी मात्रा में मिलता था, बड़ी रकम मिलती थी। तो इस बड़ी रकम के चक्कर में या इस बड़े रकम के प्रलोभन में मुगल सेना में विदेशी भी शामिल होना शुरू हो गए। नतीजा इसका यह हुआ कि मुगलों को भारी संख्या में विदेशी सैनिकों का सेवा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग कुल मिलाकर के ये देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था के कारण, ये बात हम लोग अभी तक अकबर के काल में कर रहे हैं, विदेशी सैनिक भी आए और कुल मिलाकर के ये हुआ कि इससे मुगलों को कई प्रकार के लाभ हुए। पहला तो ये कि सैनिकों का योग्यता में वृद्धि हुआ, सैनिकों के योग्यता में वृद्धि हुई, विदेशी सैनिकों का भी उनको लाभ मिला। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग सैनिक इसमें शामिल होने लगे, अलग अलग जात धर्म प्रदेश के विदेशों के, तो संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। चूंकि इस व्यवस्था के तहत, मनसबदारी व्यवस्था के तहत मनसब से मनसबदारों को वंचित करने का भी प्रावधान था, इस कारण से सेना में अनुशासन भी कायम हुआ, क्योंकि बादशाह के ऊपर यह निर्भर था कि किसको और कब वो वंचित कर सके। ठीक है, अस्थाई सेना नहीं रखने की जरूरत पड़ी क्योंकि वो निर्भर हो गए या उनके सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति मनसबदारों के सैनिकों के माध्यम से हो जाता था। इसके अलावा जाप्ती का भी प्रावधान था, जिसका उद्देश्य हम आपको पहले बताए थे कि अकबर ने यह सोच रखा था कि जाप्ती के कारण सैनिकों पर ज्यादा कुछ जो मनसबदार हैं सो खर्च करेंगे और सैन्य व्यवस्था मजबूत होगी। तो ये बेनिफिट हुआ मुगलों को सैन्य व्यवस्था से। योग्यता में वृद्धि हो गई, संख्या वृद्धि हो गई, अनुशासन हो गया क्योंकि वंचित करने का प्रावधान था, तो डर से लोग अच्छा काम करते थे। सेना अस्थायी तौर पर रखने की आवश्यकता नहीं हुई, तो राजकोष पे उसका बोझ कम पड़ा होगा। ठीक है, सीधे तौर पे केंद्र पर, और जाति की व्यवस्था के माध्यम से भी सैन्य व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया गया। ऊंचे वेतनमान के कारण विदेशी सैनिकों की सेवा भी मुगलों को हासिल हो सकी या अकबर के काल में हासिल हो सकी। ठीक है, तो मुख्य रूप से अकबर के काल तक हम लोग आए, और अकबर ने ही चूंकि शुरू किया था तो मनसबदारी व्यवस्था मुख्य रूप से यहीं तक है। लेकिन अकबर के बाद भी अकबर के जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने मनसबदारी व्यवस्था को जारी रखा, यद्यपि कुछ परिवर्तन भी आवश्यकता अनुसार किए गए। ठीक है, लेकिन इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद जात और सवार, जिसके विषय में मैंने अभी बताया कि 1595 में अकबर ने शुरू किया था, ये कंटिन्यू रहा। तो पहला तो ये कि मनसबदारी व्यवस्था आगे भी जारी रही और जरूरत के हिसाब से कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन जात और सवार की जो व्यवस्था थी वो अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा। जहांगीर ने अपने समय में मनसबदारी व्यवस्था में
कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। दूह अस्पा और सिंह अस्पा। दूह अस्पा का अर्थ यह हुआ कि जो निर्धारित उनका संख्या है सैनिक रखने के लिए, उसके उतना ही और उनको सैनिक लाना होगा। सिंह अस्पा, दूह अस्पा मनसबदार के तहत निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घुड़सवार के अलावा उतना ही और, तो एक अगर किसी सैनिक के लिए निर्धारित है तो उतना ही और, मतलब कि उनको एक और लेकर के आना होगा। जबकि सिंह अस्पा में निर्धारित घुड़सवारों के अलावा उसका डबल, मतलब एक निर्धारित और इसका डबल मतलब 2, ये सैनिक उनको घुड़सवार सैनिक मनसबदारी व्यवस्था के तहत जहांगीर के काल में दूह अस्पा और सिंह अस्पा के तहत लाना पड़ता था। ठीक है, अब जहांगीर के बाद ये जो व्यवस्था है वो शाहजहां के काल में भी लाया गया, और शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में कई व्यापक सुधार किए। इस सुधार की आवश्यकता शाहजहां को इस कारण से पड़ी क्योंकि अकबर के समय से ही ये बात उठने लगी थी कि दिए जाने वाले मनसबदारों को जो वेतन या जागीर है वो कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शाहजहां ने इस व्यवस्था में कुछ बड़ा ही व्यापक परिवर्तन करने का काम किया, और ये बात जब सामने आई कि वास्तविक आय और अनुमानित आय में अंतर है। अनुमानित आय का मतलब यह हुआ कि जमा, इसको जमा बोलते थे। ठीक है, अनुमानित आय मतलब जमा और वास्तविक आय मतलब हासिल। मतलब अकबर के काल में ही ये बात आ रही थी, जो बात हम बोल रहे थे कि मनसबदारों की ये शिकायत थी कि उनको जो जागीर दिया गया है, मान लीजिए कोई मनसबदार का 1000 का मनसब है, तो इस जागीर से उसको 1000 पैसा निकलना चाहिए था। मतलब अनुमानित आय यहां से जमा जिसको बोलते हैं 1000 होना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक इससे हासिल होता था वो मान लीजिए कि 700। तो जाहिर सा बात है ना, 1000 वाले जो मनसबदार हैं वो शिकायत करेंगे ना कि भाई उनको जो वास्तविक रूप से उस जमीन से, उस जागीर से आय की प्राप्ति हो रही है वो कम है। तो ये जब स्थिति उत्पन्न हो गई, शिकायतें आने लगी, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए ही शाहजहां ने व्यापक परिवर्तन किया था, और उसने महीना जागीर मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे मनसबदारों को भुगतान करने का काम शुरू किया, जिसमें कि नाम आता है शिशमाहा। शिशमाहा मतलब कि 6 माही, 6 माह पर उनका भुगतान, या सिहनाहा मतलब कि 3 महीना पर इनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो ये व्यवस्था शाहजहां ने अपने काल में लाने का काम किया। अब जो अगले बादशाह हैं, ये शाहजहां के काल में सिहमाहा और सिहनाहा। औरंगजेब अगला बादशाह है, उसने भी शाहजहां के नीतियों को जो मनसबदारी व्यवस्था में इंट्रोड्यूस की गई थी उसको ही कंटिन्यू किया, और साथ ही जहांगीर के समय में जो दूह अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था शुरू की गई थी उसको भी कंटिन्यू करने का काम किया। लेकिन साथ ही साथ औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, वो था मशरूत। ये मशरूत मतलब कि अतिरिक्त सैनिकों को लाने की व्यवस्था, मतलब अपने मनसबदारों को उस समय के लिए अतिरिक्त सैनिक लाने का उसने आदेश दिया। इस व्यवस्था के तहत जब किसी बड़े या विशिष्ट अभियान पर मुगल सैनिक निकलते थे, तो बड़े अभियान, विशिष्ट अभियान के समय में मशरूत के तहत अतिरिक्त जो घुड़सवार थे उनको लाने का व्यवस्था किया जाता था। ठीक है, तो जब नए मनसबदारों को साथ में जोड़ने की बात हुई, दूह अस्पा या सिंह अस्पा, तो इसका मतलब हुआ कि जो अतिरिक्त घुड़सवार
मनसबदारी व्यवस्था के तहत जुड़ेंगे और घोड़े लेकर के आएंगे, उसके लिए उनको अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस मनसबदारी व्यवस्था का जो बेनिफिट था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अकबर के समय में जो फायदा दिखा कि उनकी योग्यता में वृद्धि हो गई, विदेशी सैनिकों का सेवा मिलने लगा, संख्या में वृद्धि हो गई। और चूंकि मनसबदार अपने अपने, एक चीज और बताना भूल गए थे कि हर मनसबदार चूंकि अपने जात, अपने धर्म, अपने नस्ल के लोगों को ही अपने सेना में रखता था, लिहाजा मनसबदारों के सैनिकों में एकता भी होती थी। तो ये कई सारे फायदे हुए मुगलों को उनकी सैन्य व्यवस्था में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में। लेकिन ये जो फायदा हुआ यही इनके लिए नुकसान का कारण नहीं बना। मतलब जहां अच्छाई थी वहीं पे बुराई भी हुआ। जैसे क्या क्या मनसबदारी व्यवस्था के दोष हैं, ठीक है, इसके दोष देखे या क्वेश्चन रहे कि मनसबदारी व्यवस्था का मूल्यांकन करें। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है, उसका क्या लाभ हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसका मूल्यांकन कीजिएगा तो उसका दोष दीजिएगा और फिर दोष लिखिएगा और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंच करके आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। तो इस मनसबदारी व्यवस्था से पहला नुकसान या पहला दोष तो ये आया कि मुगलों को राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना मुश्किल हो गया। मतलब ये राष्ट्रीय सेना का निर्माण नहीं कर सके। मतलब ये कि मुगलों के इस मनसबदारी व्यवस्था के कारण अलग अलग प्रकार के सैनिक थे, और उसमें राजपूत थे, उसमें मराठे थे, उज्बेक थे, ईरानी थे, तुरानी थे, सब अलग 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 जात, अलग अलग धर्म और अलग अलग नस्ल के सैनिक शामिल हो गए। और सब मनसबदार अपने ही लोगों को शामिल करते थे, लिहाजा एक तो सब अपने अपने तरीके से लड़ते थे, सभी मनसबदार अपना वर्चस्व कायम करने का काम करते थे, सबकी अपनी अपनी युद्ध नीतियां थी। नतीजा ये हुआ कि मुगलों की वक्त के साथ जो सैन्य क्षमता थी सो गिरने लगी, कमजोर हो गई और एक विशिष्ट रणनीति का वो निर्माण नहीं कर सके। जो ईरानी थे उनका लड़ने का तरीका अलग, जो राजपूत सैनिक थे उनका अलग, जो मराठा थे उनका अलग। नतीजा ये लोग राष्ट्रीय सेना का निर्माण नहीं कर सके और अलग अलग जो सैन्य संगठन बना मनसबदारों के माध्यम से, उन पर नियंत्रण सिर्फ वही शासक रख सकता था जो मजबूत था। नतीजा ये हुआ कि कमजोर शासकों के समय में ये जो मनसबदार थे ये मनमानी करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से हुआ कि मनसबदार अपने सेना को तैयार करता था, इस सेना को वेतन और भत्ता ये मनसबदार देता था, लिहाजा इस सेना के जो लोग होते थे उनकी निष्ठा अपने मनसबदार के प्रति होती थी। ठीक है, अपने मनसबदार के प्रति होती थी। मतलब इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जो निष्ठा थी, ये इनकी वफादारी जो थी ये केंद्र के प्रति नहीं बल्कि अपने मनसबदार के प्रति होती थी। लिहाजा मनसबदार अगर केंद्र के खिलाफ हो जाए, राजा या बादशाह के खिलाफ हो जाए, तो फिर राजा के लिए मुसीबत हो जाती थी। और हम लोगों ने बाद के काल में देखा है कि इस मनसबदारी व्यवस्था के कारण बड़े बड़े मनसबदार जो बड़ा बड़ा अपना सेना खड़ा कर चुके थे, उन्होंने शाही सेना के खिलाफ या राजा या शासक के खिलाफ विद्रोह भी किया। ये काम अकबर के काल में ही सलीम ने, मतलब बाद की तारीख का जहांगीर, बाद की तारीख में खुर्रम ने, मतलब शाहजहां ने भी सलीम मतलब कि जहांगीर के काल में किया। महावत खां जो कि जहांगीर का सेनापति था, इसने भी विद्रोह किया। इसी तरीके से औरंगजेब का पुत्र अकबर सेकंड ने भी विद्रोह किया। क्यों किया विद्रोह? क्योंकि इनके पास इस मनसबदारी व्यवस्था के कारण बड़ी सेना हो गई थी और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये लोग केंद्र के खिलाफ बगावत पर उतारू थे और इनके साथ इस व्यवस्था के कारण बड़ी सेना थी और वो सेना उन्हीं के साथ निष्ठावान थे। मनसबदारों का शानो शौकत बहुत बढ़ गया था, वो विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे क्योंकि बड़ा रकम उनको मिलता था। मैंने बताया था जाति व्यवस्था, याद कीजिए कि उम्मीद था
कि सैनिकों के ऊपर खर्चा किया जाएगा, लेकिन मनसबदारों ने भोग विलास और शानो शौकत पर खर्च करना शुरू किया, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो सेना की गतिशीलता थी सो खत्म हो गई। सेना का जो मारक क्षमता था अकबर के काल में शुरुआती दिनों में, वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और ऐसे विलासी और शानो शौकत वाले सेना किसी बड़े और दूरगामी अभियान के लिए किसी भी सूरत में उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसीलिए इतिहास में लिखता है कि बाद के काल के लिए कि मुगल सेना एक चलायमान शहर हो गई थी। मतलब मुगल सैनिक निकले तो उनको वो तमाम चीजें जो वो केंद्र में रहते हुए या घर में रहते हुए या शांति काल में इस्तेमाल करते थे, अभियान पे जाते वक्त भी उनको वो तमाम चीजों की आवश्यकता होती थी, लिहाजा उनमें गति नहीं रहा, गतिशीलता उनकी खत्म हो गई। तो भोग विलास के कारण सेना कमजोर हुई और अनुशासनहीनता भी सामने आया। इसके अलावा चूंकि मनसबदारों को भारी वेतन दिए जाते थे, बड़े वेतन दिए जाते थे, तो एक तो ये राजकोष के लिए एक बोझ के समान था, दूसरा ये कि राजकोष में पैसा लाने के उद्देश्य से किसानों के ऊपर ढेर सारे टैक्स इंपोज किए जाते थे, या मनसबदार अपने किसानों का अपने आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से शोषण करने का काम करते थे। तो शोषण की प्रवृत्ति भी बढ़ी, ठीक है, और नतीजा ये हुआ कि आम लोगों को अल्टीमेटली इस मनसबदारी व्यवस्था में कष्ट उठाना पड़ा और धीरे धीरे ये असंतोष भी उभर करके सामने आई, जो औरंगजेब के काल में दिखता है, ठीक है। और फिर जब उसकी कभी औरंगजेब का धार्मिक रीति पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज को हम वापस कोट करेंगे, फिलहाल रहने दीजिए। तो किसानों और आम जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ा और इसके साथ साथ मुगल काल में जागीर जो था वो प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, अमीर वर्ग के लोग थे, ये केंद्र के ऊपर, राजा के ऊपर जागीर की प्राप्ति के लिए दबाव बनाते थे। नतीजा ये हुआ कि जागीरदारी का संकट हो गया। भूमि जो थी वो सीमित थी और जागीरदारों की संख्या बढ़ती चली गई। नतीजा ये जागीरदारी संकट हुआ और बाद के काल में ये संकट गहराता चला गया। तो इस तरीके से अब इन बातों के बाद एक छोटा सा कंक्लूजन कि जिस मनसबदारी व्यवस्था ने मुगलों को विशालता दी, सुदृढ़ता दी, अस्थायित्व प्रदान किया, वही चीजें कमजोर शासकों के समय में मुगलों के लिए मुसीबत बन गई और मनसबदारों ने अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और धीरे धीरे ये मुगलों के पतन का कारण बना। क्योंकि मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्र में बैठा हुआ शासक कितना मजबूत है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि महान मुगलों का दौर खत्म होते ही छोटे छोटे बादशाह आने लगे, जिनका कि ऐसे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गया जो महान मुगलों ने, मतलब बाबर से लेकर के हम अगर बात करें औरंगजेब तक के शासकों ने निभाने का काम किया। तो ये मनसबदारी व्यवस्था, इसके संदर्भ में जो भी आवश्यक जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अगर पहुंचाए तो और भी बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उधर इंडियन इकोनॉमी का भी हम कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, लिटरली जो इंपॉर्टेंट हम सिर्फ वही दे रहे हैं जो मेरा गेस्ट भी है। इसके अलावा सूफीवाद पर मैं हम दोहराना चाह रहे हैं कि सूफीवाद पर हम एक वीडियो बनाए हैं जिसको शायद आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, उसको भी देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने के दृष्टिकोण से भी और आपको मार्क्स देने के दृष्टिकोण से भी। चलिए मिलते हैं फिर, तो फिर बातें होंगी। धन्यवाद।